मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका अभिनंदन है। ये हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये देश मजबूती के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के एक विजन के साथ लगातार 13वीं बार बजट प्रस्तुत हुआ और मैं बधाई देना चाहता हूं कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी, जिन्होंने लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया और ये भी अपने आप में एक इतिहास का हिस्सा है। अब की बात का ये बजट 53,47,315 करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया है और स्वाभाविक रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारत एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था के रूप में विश्व के मानचित्र पर सम्मानजनक स्थिति में खड़ा हुआ है। और इस बजट में सबसे ज्यादा जो फोकस है वो लोक लुभावनी बातों पर नहीं, इस देश को मजबूत आधार इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मिल सके उस पर ज्यादा फोकस है। मित्रों, आप सब इस बात को जानते हैं कि 12 वर्ष पहले जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो भारत की अर्थव्यवस्था एक फ्रजाइल इकोनॉमी के रूप में जानी जाती थी। यहां तक कि इस परिस्थिति हमारे सामने आ गई थी कि देश का सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। मैं किसी प्रधानमंत्री के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं पूर्व की, लेकिन यह भी बात सत्य है कि देश के नहीं दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में उसमें बहुत बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि मजबूती आएगी, लेकिन मजबूती आने के बजाय भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर नीचे की ओर धंसती दिखी गई। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूंगा इस बात के लिए कि जब उन्होंने देश की कार्यभार संभाला था उस वक्त देश की हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान पर थी और आज भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था में 4थे स्थान पर आई। ये महज सिर्फ कहने का विषय नहीं है, ये सहज तरीके से नहीं हुई है। स्वाभाविक रूप से एक विजन के साथ काम करने की बात के साथ कड़े फैसले, बड़े फैसले लेने के पश्चात ये स्थिति हमारी बन पाई है। और खासतौर से पिछले कुछ और
हम घटनाओं का अगर हम दौर देखें, कि जहां विश्व के स्तर पर एक अलग तरह का टैरिफ का दौर पूरे विश्व ने देखा, और जिसने उस वक्त बहुत सारे प्रश्न खड़े किए थे हमारे देश के अंदर भी, क्योंकि उस टैरिफ का इंपैक्ट भारत के ऊपर भी आया था। और आपने इस बात को भी देखा होगा, उस वक्त कई तरह की चर्चाएं हुई थी, और उन चर्चाओं के बाजार में ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग ऐसी कल्पना के साथ देश में एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत का क्या होगा? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे जब एक देश विशेष ने टैरिफ जो है सीधा 50% कर दिया गया? लेकिन उस दौर से भी भारत बाहर निकलेगा, इस देश के लोगों को भरोसा था। और आज मैं इस बात को मैं कह सकता हूं, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो है, जो यूरोपियन ट्रेड की एक बहुत बड़ी समिट हुई, जिसमें 27 देशों ने भाग लिया, और जिसका नेतृत्व तो एक तरह से भारत ही कर रहा था। उसमें हम सफल हुए। वो एक ऐतिहासिक पल था उस दृष्टि से। और उसके बाद आगे बढ़कर के अब हालात परिस्थिति हमारे सामने इस प्रकार की भी बनी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के प्रेसिडेंट ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वार्ता करने के पश्चात, चर्चा करने के पश्चात 50% के उस टैरिफ को घटा करके 18% पे लाया। और इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसलिए इस बात को हम कह सकते हैं कि देश मजबूती के साथ आज पूरे दुनिया के मानचित्र पर जिस तरह से खड़ा है, निश्चित रूप से उसमें आर्थिक दृष्टि से ये जो बजट अब की बार जो प्रस्तुत किया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, उनका भी मैं उस बजट का मैं अभिनंदन करता हूं। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत सारी चर्चाओं को लेकर के आजकल यहां प्रदेश के अंदर बातें हैं। मैं उन सारी चीजों को लेकर के सिलसिलेवार बाद में अगर बात करने की आवश्यकता रहेगी मैं करूंगा। लेकिन मैं इतने में जरूर कहना चाहता हूं कि भारत की इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से अब एक है, और इस बात को हमको सहज रूप से अब हमको स्वीकार करना चाहिए। हम इस बात से सहमत हैं कि अभी तक बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन उसके बावजूद उस दिशा में जो कदम उठाने की जो जरूरत थी, उन चीजों को लेकर के हम आगे बढ़े। मित्रों, मैं अगर बात कहूं हमारे केंद्रीय बजट की, उसमें 3-4 चीजों को लेकर के मैं विशेष तौर से आपके बीच में जिक्र करना चाहूंगा। कि हर सेक्टर में बजट में बहुत बड़ी ग्रोथ आई है, और उस ग्रोथ के साथ भारत की इकोनॉमी स्टेबल
और एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरफ जो है उस देश ने जो है वो इंडिकेट किया है मजबूती के साथ आगे बढ़ने का। बजट की सारी चीजों को लेकर के मैं जरूर कहना चाहता हूं कि 7% ग्रोथ के साथ भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जो खासतौर से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो इस बजट में जो फोकस रहा है, उसमें मैं 5-7 सेक्टर के मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। 2013-14 की अगर हम बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में मैं कहना चाहूंगा, जहां 13-14 में 1,98,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन उसमें था, और 2026-27 के इस वर्तमान बजट में वो बढ़ करके, जिसमें 6 टाइम इंक्रीज के साथ इसको जो है 12,20,000 करोड़ के लगभग इसको पहुंचाया गया। तो बहुत बड़ी इंक्रीज जिसको हम कह सकते हैं। अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात कह रहे हैं कि आज की तारीख में इस बात की आवश्यकता भी महसूस हो रही है, और आवश्यकता के साथ साथ में इस सेक्टर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोकस किया है, और उस फोकस में एक बात को लेकर के साफ संदेश दिया है कि भारत सिर्फ पॉपुलेशन के, जनसंख्या के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश नहीं जाना जाए। भारत को एक दुनिया की महाशक्ति के रूप में, एक बड़ी शक्ति के रूप में भी जाना जाए। इसलिए डिफेंस सेक्टर पे इस पर फोकस होकर के ज्यादा बजट प्रावधान करने का अब के इस बजट में प्रावधान किया है, जहां 2013-14 में 2 लाख करोड़ के लगभग जो बजट प्रावधान था इसमें डिफेंस में, और अब की बार इसमें 7,85,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान करके जो है वो इंक्रीज जो है 287% इंक्रीज है, और 4 गुना जिसको मैं कह सकता हूं बढ़ोतरी की गई है। क्योंकि देश की रक्षा का विषय जहां आता है वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। इस बात को लेकर के बड़ा साफ और बड़ा स्पष्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। इसके अलावा आगे बढ़कर के अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर, इस देश की आबादी का लगभग 75 to 80% के लगभग जो है गांव किसान जो है वो पॉपुलेशन का जो हिस्सा जो किसान के रूप में गांव में रहता है, उस सेक्टर को मजबूत करने की जरूरत महसूस की गई है पहले से भी। और 2013-14 में जो बजट 27,000 करोड़ रुपए था, और वो बजट बढ़ा करके 2026-27 में 1,32,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया, यानी कि 388% की इंक्रीज, यानी कि 5 टाइम्स इंक्रीज इसको हम कह सकते हैं इसमें की गई है एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें। और उसी तरह से अगला सेक्टर जो हम एजुकेशन का सेक्टर लें, शिक्षा का, जहां यूपीए गवर्नमेंट में 65,000 करोड़ रुपए का जो है हमारे एजुकेशन सेक्टर में जो है बजट का प्रावधान रखा गया था 13-14 की अगर मैं बात कहूं, वो बजट बढ़ करके 2026-27 में अब जो है वो 1,39,290 करोड़ रुपए के लगभग पहुंचा है, यानी कि ये दुगने से ज्यादा इंक्रीज हुई है। और ताकि इस देश के अंदर जो है शिक्षा के क्षेत्र में हम नए आयाम स्थापित कर सके, उस दृष्टि से इस चीज को आगे बढ़ाने का प्रयत्न हुआ है। आगे बढ़कर के हम अगर बात कहें रेलवे की, अगर बात कहें
2013-14 में 63,000 करोड़ रुपीस की जो है बजट प्रोविजन के साथ जो है उसमें काम चल रहा था, और जो बढ़ करके 2026-23 के वर्तमान इस बजट में जो है 2,93,000 करोड़ रुपए, यानी कि 4.6 टाइम्स, 4.5% से भी ज्यादा उसमें इंक्रीज हुई है। और इसके लिए भी मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसका आगे अगर जाकर के हम और आगे जाएं, अगर हेल्थ सेक्टर में हम बात करें तो हेल्थ सेक्टर में जहां 2013-14 में 37,000 करोड़ रुपए का बजट प्रोविजन था, और उसमें 2026-23 में 90,000 करोड़ से ज्यादा का बजट प्रावधान करके जो है जो इंक्रीज 140% के लगभग है उसको सुनिश्चित किया गया है। यानी कि इससे हेल्थ सेक्टर को और ज्यादा मजबूती देने का प्रयत्न किया गया है। आगे बढ़कर के अगर हम बात कहें रोड्स और हाईवेज की, अगर हम बात कहें, इसमें तो पूरी दुनिया ने भारत की जो प्रोग्रेस है उसमें तारीफ की है, हमेशा तारीफ की है। 2013-14 में ये बजट प्रोविजन जो है वो रोडवेज और हाईवेज के लिए जो था, रोड्स एंड हाईवेज के लिए था, ये 35,000 करोड़ के लगभग था। और वर्तमान में इस बजट में 2026-23 के बजट में 2,70,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान के साथ 8 टाइम्स इंक्रीज उसमें है। और बहुत प्रसन्नता का विषय है, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य को भी आज 4 लेन्स नेशनल हाईवेज के माध्यम से जो कनेक्ट करके एक जो टूरिज्म की दृष्टि से और लोगों के आने जाने की दृष्टि से एक बहुत बड़ी सुविधा हुई है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल पुश की अगर हम बात कहें 2013-14 में जो इंफ्रा शेयर का जो कुल ये था वो लगभग 18% के लगभग था, और जो अब बढ़ करके ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जिसमें इंक्रीज के करीब पहुंचे हैं। 2026-23 में हम 45% के लगभग पहुंचे। उसके बाद हम अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो हमारी कैपेसिटी जो है वो 2014 से पहले, क्योंकि मैं खासतौर से 2014 का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें उस वक्त से पहले के उस दौर में रहे हैं, वो पुरानी बातों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त दुनिया के महान अर्थशास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री थे। उस वक्त देश कहां था और आज देश कहां है, इस बात को कंपेयर करना मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक था। तो उस वक्त तो हमारी जो कैपेसिटी रिन्यूएबल इसकी एनर्जी की जो थी, इट वाज 76 गीगावाट। और अब जो वर्तमान में जो हम पहुंचे हैं, तो अब हम जो है उसमें 254 गीगावाट तक पहुंचे हैं। यानी कि ये लगभग 3.5% के लगभग इंक्रीज जिसको हम कह सकते हैं, निश्चित रूप से इसमें हुई है। एमएसएमई के सेक्टर में भी हम आगे बढ़े हैं। 2013-14 में जहां 5,000 करोड़ था, और उसमें 2026-23 के इस बजट में, वर्तमान के बजट में 10,000 करोड़ की जो ग्रोथ फंड जो है जिसमें प्रोविजन किया गया है, ये भी मुझे लगता है कि बहुत ऐतिहासिक हमारे लिए ये दौर है। अगर डिजिटल इंडिया की बात करें तो 2013-14 में तो हम बहुत इनिशियल स्टेज पे थे, शुरुआती दौर में थे। और अभी हम कह सकते हैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रा बैकबोन के रूप में
हमारा यूपीआई का अगर हम आगे जिक्र करें तो विश्व का सबसे बड़ा पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है यूपीआई, यानी कि हम लगातार इस डिजिटल इंडिया के कॉन्सेप्ट को लेकर के जहां प्रधानमंत्री जी का फोकस लगातार रहा है, उस पर हम बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़े। हम एक्सपोर्ट के सेक्टर में आगे बढ़े हैं और उसके साथ साथ में हम वुमेन वर्कफोर्स के पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो उसमें भी एक साइजेबल इंक्रीज हुई है। एविएशन के सेक्टर में अगर हम देखें तो जहां 2013-14 में 74 जो है वो 74 एयरपोर्ट थे पूरे देश भर में, आज वहां वो नंबर बढ़ करके 164 पहुंचा है। बहुत रैपिड, बहुत तेजी से फास्ट ग्रोथ जो है वो पर्टिकुलरली जो है वो एविएशन के सेक्टर में हुई है, जहां एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हुआ है, जहां एयरपोर्ट नए बने हैं, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बने। और उसी तरह से आगे बढ़कर के मैं अगर टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की अगर बात करूं 2013-14 में इट वाज 16.65 लाख करोड़ और अब जो है ये जाकर के पहुंचा 53.47 लाख करोड़, यानी कि बहुत बड़ी इंक्रीज जिसको हम कह सकते हैं। हम हेल्थ सेक्टर में अगर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का जिक्र करें तो 7 एम्स जो है 2013-14 तक थे। अब ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का नंबर जाकर के बढ़ करके जो है वो 23 पहुंचा है, 23 बना है, 16 की इसमें इंक्रीज हुई है। तो स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की दृष्टि से जो फोकस रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसमें हम सफल हुए हैं। अभी अगर हम बात कहें 2026-27 के जो हमारे पूंजीगत व्यय को बढ़ाने की अगर हम बात करें, उस पर बल दिया गया है। जहां 2014-15 में मैंने कहा कि यह मात्र 2 लाख करोड़ था और अब यह बढ़ करके जो है वो 12.20 लाख करोड़ कर दिया गया है, जिसके यानी कि बहुत बड़ी इंक्रीज, जिससे बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है, रोजगार को बल मिलेगा उसमें निश्चित रूप से। इस बात को लेकर के मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं। और खास तौर से मैं इस बात को जिक्र में जरूर करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बहुत सारी चीजों का जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे मित्र बहुत सारे शोध कर रहे हैं। उसमें मैं कुछ एक पॉइंट्स का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। जहां तक हिमाचल प्रदेश के लिए जो केंद्रीय करों में जो हिस्सेदारी, जो टैक्स डेवल्यूशन का अनुपात जो 0.82 से बढ़ा करके 0.91 कर दिया गया है, और इसका परिणाम यह होगा कि निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश को जो है वो चालू वर्ष में लगभग 11,561 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, पीछे जो प्राप्त हुए थे, जो ये मैं पिछला जिक्र कर रहा हूं। और 2026-27 में यह बढ़ करके 13,950 करोड़ रुपए जो है वो मिलेगा, जिसमें मेरा कहने का अभिप्राय है लगभग जो इंक्रीज है 2,300
90 करोड़ की जो है वो अतिरिक्त वृद्धि इसमें रिफ्लेक्ट होती है, जो हिमाचल के लिए अच्छी बात है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो ईएपी के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हिमाचल प्रदेश को लगभग 1500 करोड़ रुपए जो है वो और मिलेंगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 2026-27 में। ये भी हिमाचल प्रदेश के लिए मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा उस दृष्टि से राहत होगी, बहुत बड़ी राहत होगी। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि जहां नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, उनका पहले बजट में ही एक फैसला ये ले लिया गया कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्र की मदद की आवश्यकता ज्यादा है। इसलिए सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए जो बजट प्रोविजन पहले 60-40 के रेशो भी किए जाते थे बहुत सारी, और बहुत सारी स्कीम्स ऐसी भी थी जहां पर 50-50 भी था। लेकिन उन्होंने तय किया कि हिमाचल ऐसी परिस्थिति में नहीं है, वहां की आर्थिक स्थिति, भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने कहा कि 90% केंद्र देगा और 10% स्टेट बियर करेगा। और उस दृष्टि से एक ये फैसला मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सराहनीय रहा। और जो हमारी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनका नंबर बहुत बड़ा नंबर है, 191 स्कीम्स है, जिसके अंतर्गत 90-10 के शेयर में जो है हिमाचल प्रदेश को बहुत सारी केंद्र की योजनाओं का पैसा मिलेगा। इसके अतिरिक्त मैं आगे बढ़कर के बात कहूं, जो शोर डाला जा रहा था, बहुत ज्यादा शोर डाला जा रहा था विशेष तौर से, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा मनरेगा को लेकर। सिर्फ नाम ही परिवर्तन किया है, नाम परिवर्तन करने के सिवाय बड़ा परिवर्तन नहीं है। जबकि उसमें प्रोविजन ये किया कि 100 दिन के बजाय 125 दिन की जो है वो सुनिश्चित किया गया, जो है वो रोजगार दिया जाएगा। और नाम परिवर्तन के साथ सिर्फ एक ही चीज को लेकर उसमें क्या कि सिर्फ रोजगार ही नहीं, रोजगार के साथ साथ में विकास के हमारे बहुत सारे जो इस प्रकार के काम हो जो जमीन पर दिखे, असेट क्रिएट हो, इस बात को सुनिश्चित किया गया। और इसलिए उसका नाम जो है विकसित भारत के नाम से वीबी जी राम जी रखा गया है। हालांकि बहुत शोर डाल रहे हैं कांग्रेस के लोग, वो बात को समझ नहीं रहे हैं। और उसमें मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, वीबी जी राम जी में जो बजट प्रोविजन अब की बार जो किया गया है, वो बजट प्रोविजन मनरेगा का जो पिछला बजट था उससे बहुत ज्यादा किया गया है। 95,692 करोड़ रुपए का जो बजट प्रोविजन जो है वीबी जी राम जी के अंतर्गत किया गया है। और जबकि 30,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए भी रखा गया है, क्योंकि कुछ एक लाइबिलिटीज पुरानी जो क्लियर करने को हैं, उन सारी चीजों के लिए उस स्कीम के अंतर्गत बजट रखना आवश्यक था। अगर हम दोनों को मिलाएं, इस 30,000 करोड़ रुपए को और 95,692 करोड़ रुपए को मिलाएं, तो कुल मिला करके ये बजट जो है मनरेगा का और वीबी जी राम जी का बजट कुल मिला करके 1,25,692 करोड़ रुपए का बनता है, जो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा इंक्रीज उसमें है। जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें, जहां पिछली बार के बजट में 17,000 करोड़ रुपए का था, अब की बार ये प्रोविजन बढ़ा करके 67,000 करोड़ रुपए का बजट प्रोविजन किया गया है। और ये भी मैं समझता हूं बहुत बड़ा ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री आवास योजना का अगर हम जिक्र करें, पिछली बार ये बजट प्रोविजन जो है 32,500 करोड़ रुपए का था, और अब की बार इस बजट प्रोविजन को बढ़ा करके 54,917 करोड़ का इसका जो है बजट प्रोविजन किया, जो हिमाचल जैसे राज्य के लिए बहुत बड़ी मदद होगा। लोगों को अपना घर
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। और हिमाचल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसलिए हिमाचल प्रदेश को माउंटेन ट्रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर विकसित करने की दृष्टि से उसमें भी कदम उठाया गया है, उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। और सबसे बड़ी बात मुझे यही कहने की है इसमें कि ये बजट केंद्रीय बजट है और ये प्रदेश के हितों को ध्यान में रख करके किया जाता है, लेकिन एक विशेष प्रदेश के हित में ही बजट होगा केंद्र का, ये आकलन करना कतई भी ठीक नहीं है, उचित नहीं होगा। प्रदेश के अंदर विकास के लिए जो चीजें करने की हैं वो उसके लिए स्टेट का बजट स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रस्तुत करती है, उसमें प्रावधान करें। लेकिन केंद्र के बजट में खासतौर से मैं जिक्र करना चाहूंगा कि केंद्र में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फोकस किया है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए फोकस किया गया है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बजट फोकस किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोक लुभावन बातों से हट करके रियलिस्टिक बजट प्रस्तुत किया गया है। और इसके अतिरिक्त में जो चीजें मैं थोड़ा सा अब स्टेट की तरफ से कुछ चीजों का और मैं जिक्र करना चाहूंगा। दो 2004 से 2014 के बीच में जो टैक्स शेयर के रूप में 12,639 करोड़ रुपए और 2014 से अब तक अगर हम बात करें, जो टैक्स शेयर हिमाचल प्रदेश को मिला है नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के पश्चात, वो 62,000 करोड़ रुपए के लगभग मिला है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है हिमाचल प्रदेश को लगभग 5 गुना ज्यादा पैसा एज कंपेयर टू 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो यूपी की गवर्नमेंट में मिला। और 2004 से 2014 से जो 14 तक जो है इसमें जो ग्रांट इन एड 50,298 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश को मिली थी। 50,298 करोड़, ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है। आप मेरे साथ सहयोग करेंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। और उसके बाद 2014 के बाद 10 साल के कार्यकाल में अगर हिमाचल प्रदेश में अगर हम ग्रांट इन एड की अगर बात कहें तो 1,41,619 करोड़ रुपए, और ये 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स इंक्रीज इसमें है। इस सारी चीज को भी मुझे लगता है कि ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और 16वें वित्त आयोग के हिसाब से हिमाचल प्रदेश के लिए हर 5 साल में जो टैक्स डेवल्यूशन का मैं जिक्र करूं तो ये पैसा जो है 5 साल में 80,000 करोड़ के आसपास जो है टैक्स डेवल्यूशन के रूप में मिलेगा। मैं समझता हूं कि बहुत एक साइजेबल इंक्रीज उस दृष्टि से है, क्योंकि इस बार जो है वो 8 से 10% जो है वो बढ़ा दी गई है इसको, जिसका भी हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और जो यूएलबी के लिए 74% की इंक्रीज और पंचायती राज के लिए जो है 2.9% की। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवे के सेक्टर में अगर मैं बात करूं
14% जो टोटल बजट हमारा सेंटर का जो है वो 14% है, हेल्थ में 10% है, संचार में 28% है, जल शक्ति में 128% की इंक्रीज है। मतलब इंक्रीज का मैं जिक्र कर रहा हूं ये विशेष तौर से। और हाउसिंग और अर्बन में 50% की इंक्रीज है। और जो कैपेक्स लोन में अगर मैं बात कहूं तो 28% की इंक्रीज है। ये भी मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक होगा। अब एक पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है, जिस पर बहुत शोर डाला जा रहा है, वो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। ये मुझे लगता है कि आपकी ओर से भी प्रश्न तैयार रखा हुआ आप लोगों ने। 13वें वित्त आयोग में जो 2010-11 से 2015 तक रहा, उसमें दो चीजों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। उसमें टैक्स डेवल्यूशन जो है वो 6,500 करोड़ रुपीज था। 13वें वित्त आयोग का मैं जिक्र कर रहा हूं 2010 से 2015 तक का 6,500 करोड़ रुपीज टैक्स डेवल्यूशन का जो हिमाचल को मिला। और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है उसमें 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत जो है वो 2010 से 2015 तक 13,000 करोड़ रुपए मिला। यानी कि कुल मैं कह सकता हूं वो जो मिला था वो मिला था 19,500 करोड़ रुपए। फिर उसके बाद 14वें वित्त आयोग की अगर हम बात करें, मैं 3 का जिक्र कर रहा हूं, 13वां, 14 और 15 का। 14वें वित्त आयोग में 2015 से 2020 तक जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई थी, उस वक्त जो टैक्स डेवल्यूशन का जो हिमाचल प्रदेश को जो मिला 13वें वित्त आयोग से, जहां 6,500 करोड़ मिला था टैक्स डेवल्यूशन का, वहां नरेंद्र मोदी जी की उस गवर्नमेंट में 2015-16 से लेकर के 2020 के लिए 28,255 करोड़ रुपए दिया। और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का जो पैसा जो है 40,625 करोड़ रुपए। अगर दोनों को अगर हम टोटल करें तो ये अमाउंट जो है 69,000 करोड़ रुपीस का था। 14वें वित्त आयोग का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसमें दो चीजों का जिक्र किया, टैक्स डेवल्यूशन एंड रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। और उसके बाद अगला 15 फाइनेंस कमीशन जो हमारी गवर्नमेंट के दौरान जो लागू हुआ था, जिसकी रिकमेंडेशंस आई थी 15 फाइनेंस कमीशन की 2020-21 से 2025-26। उस वक्त टैक्स डेवल्यूशन का पैसा जो है हालांकि थोड़ा कम हुआ था एज कंपेयर टू 14th फाइनेंस कमीशन, जहां 14th फाइनेंस कमीशन में 28,255 था, तो उस वक्त हमको मिला था 27,000 करोड़ रुपए। 15th फाइनेंस कमीशन का मैं जिक्र करें, टैक्स डेवल्यूशन का 27,000 करोड़ रुपीज, और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का पैसा हमको मिला था 37,000 करोड़ रुपीज। अगर इन दोनों को मिलाकर के अगर हम देखें तो 64,000 करोड़ रुपीज का हमको उसमें ये पैसा मिला था। ये भी एक फैक्ट जो है मुझे लगता है, क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन में टेपर डाउन किया था रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को, और टेपर डाउन करने का जो फॉर्मूला पूरे देश भर में जो 17 राज्यों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती थी सबके साथ लागू हुआ। और सबके साथ जब लागू हुआ, शुरू के दौर में ज्यादा मिला, बाद के दौर में कम मिला, और 15th फाइनेंस कमीशन ने लगभग अपना माइंड दे दिया था सभी देश के राज्यों को कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आने वाले समय में हमेशा के लिए दिया जाएगा, ये जरूरी नहीं है। ये माइंड बड़ा क्लियर कर दिया था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारे यहां के मित्र जो है बहुत बड़ी उम्मीद में थे, और उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ, तो स्वाभाविक रूप से उनका रिएक्शन इस बात को लेकर के आया। लेकिन ये हिमाचल के ही संदर्भ में ये फैसला नहीं लिया गया। अगर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का फैसला अगर फाइनेंस कमीशन ने लिया है तो पूरे देश के 17 राज्यों को जिनको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती थी, आरडीजी मिलती थी, ये सबके बारे में फैसला लिया। और बड़ी दिलचस्प बात है, कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट है,
उनको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं मिलता था। उनने पुरजोर विरोध किया है, ये एनोमली है। उन्हें फाइनेंस कमीशन को लिख करके दिया। जब फाइनेंस कमीशन वहां कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट में विजिट करने के लिए गया, विजिट करने के बाद वहां पर प्रेजेंटेशन दी और प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है अब किसी राज्य को नहीं मिलनी चाहिए। उसके बारे में कांग्रेस के नेता जवाब दें। क्योंकि ये उनका कहना था कि ये एक एनोमली है, सभी राज्यों को बराबर का, यानी कि बराबर के एक नजर से देखना चाहिए। ये वहां के कर्नाटक की कांग्रेस गवर्नमेंट का प्रेजेंटेशन फाइनेंस कमीशन के सामने था, 16 फाइनेंस कमीशन के सामने, और उन्हें लिखित रूप से भी इस बात को दिया। ये भी बड़ा स्पष्ट मैं कहना चाह रहा हूं। इसलिए हमारे कांग्रेस के मित्र उनसे भी पूछें इस बात को लेकर कि भाई आखिरकार ये सारा हुआ है तो कांग्रेस के लोग भी इस बात से सहमत थे वहां पर, मतलब कांग्रेस के लोगों ने रिकमेंड किया कि बंद होना चाहिए, जबकि हम बंद होने पर टिप्पणी नहीं कर रहे। कुल मिलाकर के अगर मैं बात कहूं, पंद्रह वित्त आयोग ने जो 2021 से 2026 की अवधि के लिए कुल 2,94,514 करोड़ रुपए का जो राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट का जो जिक्र आया था, उसके संदर्भ में सुझाव भी दिए थे 15 फाइनेंस कमीशन की अगर मैं बात करूं। और उन्होंने इस बात को लेकर के कहा कि जो सारा राज्यों को हम 60,000 करोड़ रुपए के लगभग जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दे रहे हैं, ये आने वाले समय में कठिन होगा। और लेकिन उसके बावजूद प्रदेश की सरकार ने इन सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि बहुत बड़ा संज्ञान नहीं लिया। और मैं इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्रश्न उस वक्त भी खड़े हुए जब 15 फाइनेंस कमीशन हिमाचल प्रदेश में आया था, उस वक्त भी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर बहुत डिटेल में डिस्कशन हुई थी। लेकिन हमने अपना पक्ष बहुत प्रभावी ढंग से रखा, और प्रभावी ढंग से रखने के कारण हम उसमें अपनी बात को सफल मनाने में सफल हुए। और पूरे देश भर में अगर मैं बात कहूं कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर सबसे बेहतर अगर कहीं मिली है 15 फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत 17 राज्यों में जहां मिलती थी, सबसे बेहतरीन अगर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का रिकमेंडेशन अगर किसी राज्य के लिए हुई फाइनेंस कमीशन की ओर से, वो हिमाचल के संदर्भ में हुई, क्योंकि हमने अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखा था। तो प्रश्न पैदा होता है कि 16 फाइनेंस कमीशन के सामने आपने अपनी बात को प्रभावी ढंग से क्यों नहीं रखा? प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर के, सारे हालात को लेकर के, इन सारी बातों को लेकर के भी एक प्रश्न खड़ा होता है। मुझे सिर्फ कुल मिलाकर के इतना ही कहना है कि हिमाचल प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बजट के माध्यम से जो मदद जिस रूप में पूरे देश भर में सभी राज्यों को मदद मिली है, उसी के अनुरूप हिमाचल प्रदेश को मिली है, और हिमाचल प्रदेश को और भी ज्यादा। और इस बात को मैं कहता हूं कि प्रदेश सरकार को एक बात को लेकर के मान करके चलना चाहिए कि आज हिमाचल प्रदेश में अगर विकास के कार्य हो रहे तो मेजॉरिटी पैसा वो पैसा है जो केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश को दिया जा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिससे सड़कें बन रही हैं, जैसे CIRF का पैसा, जिससे सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, जिससे जैसे कि नाबार्ड का पैसा,
जिससे जैसे कि वर्ल्ड बैंक का पैसा, ये सारी चीजें जो है वो केंद्र सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में हो रही है। नेशनल हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के लिए पैसा हिमाचल प्रदेश में। ऐसी सारी चीजों को लेकर के जब हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर डेवलपमेंट के काम अगर हो रहे हैं तो केंद्र सरकार के सहयोग से हो रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के प्रति अपनी भाषा मुझे लगता है कि संयम के साथ रखनी चाहिए और ठीक प्रकार से उनको जो है अपना पक्ष रखना चाहिए केंद्र सरकार के समक्ष में, ताकि केंद्र और भी ज्यादा मदद करने के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए बंद बनाए रखे। और खास तौर से एक चीज को लेकर के जो बात कही जा रही है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के संदर्भ में, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, जब पिछले फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन में लगभग बड़ा इंडिकेट स्पष्ट कर दिया था कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगी, तो उनको अपनी प्रेपरेशन करनी चाहिए थी। और मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए मैं जरूर कहना चाहता हूं, जो आपने बहुत सारे फॉर्मूलाज इस प्रदेश के लोगों के सामने रखे हैं कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। इस बात को आपने एक बार नहीं अनेकों बार कहा है, आप उस दिशा में आगे बढ़े। आपके उसमें क्या विजन्स हैं, क्या आपने सोच रखी, क्या तरीका आपने उसके लिए सोचा है, उसको स्पष्ट करें। हिमाचल पूरा उस सारी बात का इंतजार कर रहा है, बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश 2032 में देश का सबसे अमीर राज्य होगा, ये भी कहा है ना, सबसे आर्थिक दृष्टि से सबसे मजबूत राज्य होगा। उसका फॉर्मूला क्या है, उस विजन को आप लागू करें, उस विजन को आप प्रदेश की जनता के समक्ष रखें। और ये अनावश्यक रूप से खास तौर से दो चीजों का जिक्र आप करते करते अपने 3 साल निकाल दिए, एक तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का और दूसरा जिक्र आपने हिमाचल प्रदेश में जो जीएसटी कंपनसेशन का, जीएसटी कंपनसेशन के बारे में, जीएसटी कंपनसेशन के बारे में डे 1 से क्लियर, जीएसटी तब लागू हुआ जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में एनोनिमस एक डिसीजन हुआ कि जीएसटी कंपनसेशन जो है वो 2017 जून में लागू जब हुआ तो उसमें फैसला लिया कि जो जीएसटी कंपनसेशन जो है इट विल कंटिन्यू फॉर 5 इयर्स ओनली। और 2022 जून में वो पूरा हो गया 5 साल का कार्यकाल। उसके बाद जीएसटी कंपनसेशन पूरे देश के सभी राज्यों के लिए बंद हुआ, क्योंकि जीएसटी काउंसिल का फैसला था और उस फैसले का क्या हिस्सेदारी में कांग्रेस की गवर्नमेंट उस वक्त थी हिमाचल प्रदेश में। उस पर प्रश्न खड़ा करने की आवश्यकता नहीं। जब आपको मालूम था कि जीएसटी कंपनसेशन हिमाचल प्रदेश में 5 साल के बाद बंद होगा, जब आपको मालूम था रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बारे में 15 फाइनेंस कमीशन ने अपना माइंड बड़ा क्लियर कर दिया था कि बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने गारंटियां दी और उन गारंटियों की जिम्मेवारी आपकी है, ना कि केंद्र सरकार की है। और गारंटियों की वजह से आपने हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। अच्छा होता अगर जब मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाले फाइनेंस डिपार्टमेंट का उनने प्रेजेंटेशन लिया और प्रदेश की आर्थिक स्थिति उनके सामने जब स्पष्ट हो गई, उनको पहला काम यही करना चाहिए था कि चुनाव जीतने के लिए हमने ये 10 गारंटियां दे दी, वह गारंटियां दे दी, तब तक हमको प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। अब हमको जानकारी हो गई। हम हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं कि ये 10 गारंटियां हम पूरी नहीं कर पाएंगे। ये अगर पहले ही कह देते तो मैं समझता हूं कि उनके लिए बहुत सुविधाजनक स्थिति होती। एक तरफ से हर रोज कहते हैं कि गारंटियां पूरी कर दी,
गारंटियां पूरी नहीं हुई हैं। गारंटियां पूरी कर देंगे जो बची हुई है। अभी की स्थिति यह है कि सभी की सभी गारंटियां खड़ी हैं, और दूसरी तरफ हालात ये बन गए कि आने वाले समय में कर्मचारियों को सैलरी देना, पेंशन देना और प्रदेश विकास की बात तो भूल ही रहा है। अब ऐसे हालात बन गए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। इसलिए हिमाचल के संदर्भ में अब जो पॉलिटिकल एजेंडे के साथ जो काम करने की बातें की जा रही है, और सुना मैंने कि एक विशेष सत्र आयोजित करने की भी एक योजना है, वो सिर्फ राजनीतिक मकसद से है। उसमें ईमानदारी अगर होती तो पहले दिन से स्पष्ट हो जाती चीजें। मैं उन सारी चीजों में बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। आज हमारी स्थिति यह है कि हिमाचल प्रदेश में कल से विधायक प्राथमिकता की बैठकें शुरू हो रही है, लेकिन विधायक क्षेत्र विकास निधि बंद है। ट्रेजरी पर रोक लगा दी गई है। दूसरा बजट सत्र, अगला बजट सत्र शुरू होने वाला, अभी तक 2 इंस्टॉलमेंट आपने जारी किया, उसमें से भी बहुत सारा पैसा ट्रेजरी से रिलीज नहीं किया। आपने ऐच्छिक निधि जो विधायकों को देते हैं उस पर भी रोक लगा दी है, वो भी बंद कर दी है। विधायकों की जो स्कीमें हैं, जिन स्कीमों के अंतर्गत वो अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए काम करने के लिए विधायक प्राथमिकता की बैठक में जाते हैं, उस पर भी हम फैसला लेंगे। आज शाम को विधायक दल की बैठक है, विचार करेंगे बैठक में जाना है कि नहीं जाना है, क्या करना है, क्योंकि हमारे कहने पर विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। अगर कहीं हो रहा है तो चुनिंदा कुछ कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्र में। अब तो विधायकों की स्थिति, वहां पर मंत्रियों की स्थिति इस प्रकार की बन गई, वो भी कहने लगे कि हमारे कहने पर भी कुछ नहीं हो रहा है। इन सारे हालात के लिए अगर प्रदेश में अगर कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस की वो झूठी गारंटियां सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए वो जिम्मेवार हैं, और कांग्रेस पार्टी का वर्तमान नेतृत्व जो इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करके चला गया है। इतना ही मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात लंबी हो गई, मुझे लगता है कि सारे पॉइंट्स आपके। हम इस बात को लेकर के पहले दिन से ही बड़ा स्पष्ट कर चुके हैं कि हार की डर के कारण चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, और डिजास्टर एक्ट का हवाला दे करके चुनाव टालने का प्रयत्न किया जा रहा है। मामला आखिरकार हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी, हाईकोर्ट ने फैसला दिया 28 फरवरी तक आप सारी कोर्ट फॉर्मेलिटीज पूरी करें चुनाव के लिए जो आवश्यक है, और 30 अप्रैल से पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव कराएं। और जिसको एक बात तो प्रदेश की सरकार ने स्वीकृत कर दिया, कह दिया कि हां हम 30 अप्रैल से पहले चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री एक टिप्पणी करते हैं कि हाईकोर्ट का यह फैसला जो है आर्बिट्रेरी है, यानी कि मनमाना फैसला, जिसको आर्बिट्रेरी का शब्द अगर मैं हिंदी में कहूं तो मनमाने तरीके से फैसला दिया गया है। ये बहुत गंभीर टिप्पणी हाई कोर्ट के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने की है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की परिधि में आती है। और हम मान करके चल रहे थे कि चुनाव होंगे, लेकिन अभी फैसला कर दिया कि अब चुनाव नहीं होंगे। चुनाव को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में, अब मैं सिर्फ इतने कहना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपना पक्ष वो रखने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि न्याय मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि पंचायत के चुनाव स्थगित कर दिए। पंचायत में जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए गए, यानी कि जो हमारे लोकतंत्र की सबसे मूल इकाई है उसको एक तरह से बुरी तरह से तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया।
विशेष सत्र बुलाने की तैयारी हो रही है, अगर वो हो जाता है तो आप लोग जाएंगे उसमें, क्योंकि वो आरडीजी ग्रांट वगैरह उससे कोई होगा? ये देखिए, उसमें हम सारी चीज़ को लेकर के विचार करेंगे। हमारी भी आज विधायक दल की बैठक है आज शाम को, उस पर हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे। लेकिन जहाँ सत्र बुलाएंगे तो चर्चा करने की बात होगी, तो चर्चा करने के लिए हम जाएंगे। हम बोलेंगे कि आपने जो सारे फॉर्मूले बता के रखे हैं कि 2027 में ये प्रदेश का जो आर्थिक जो दौर जो है वो खराब जो चल रहा है वो पूरा समाप्त हो जाएगा, अच्छा दौर शुरू होगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर राज्य बन जाएगा। 2032 में फिर आपने कहा कि देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। उन सारी चीज़ों पर अब अमल करें। आज की हालात की आवश्यकता है ये कि जो आपके विजन में अगर ऐसी चीज़ें हैं जो आपने छुपा के रखी है तो उनको जाहिर करें, ताकि ये प्रदेश में जो है वो लोगों को भी मालूम पड़े कि आपका विजन क्या है। सर जी, एप्पल वाला जो इशू आ गया है, 27 कंट्री का आपने कहा, इसको मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट ट्रेड भी कहा जा रहा है, लेकिन इसमें से जो हिमाचल में 6,40 की आ चुकी है, तो भगवान इसका विरोध कर रहे हैं कि 50% से टैरिफ जो है उठा करके 20 और 25% कर दिया। लेकिन इस सारी चीज़ के लिए कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। मैं उम्मीद करता हूँ उस कमेटी के समक्ष हम भी अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हम भी बात मंत्री जी से करेंगे, हिमाचल के बागवानों को नुकसान ना हो उस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। विधानसभा का विशेष सत्र आना है, बजट सत्र भी आना है, राज्यसभा का चुनाव भी आना है। पिछले कल मुख्यमंत्री ऊना थे, देखने को ये मिला उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री साथ थे, मुख्यमंत्री से कल मुलाकात हो नहीं पाई। आज मुख्यमंत्री ऊना में जिस कार्यक्रम में गए, एक ही विधायक साथ था, वहां भी मुख्यमंत्री अकेले ही थे। जिस तरह से एक मंत्री ने अधिकारी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन दिया है, सत्र से पहले इन स्थितियों को आप नेता विपक्ष के तौर पर किस तरह से देखते हैं? देखिए, सब तरह जो है व्यवस्थाओं का दौर आप देख रहे हैं किस तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मैं इन सारी चीज़ों पर अब कहना उचित नहीं समझता हूँ। मुझे लगता है कि मंत्री मुख्यमंत्री से नाराज, विधायक मुख्यमंत्री से नाराज, और प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री से नाराज, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री से नाराज। अब खुश कौन है तो मुझे मालूम नहीं। ये एक बड़ा शोध का विषय है। अभी हाल ही के दिनों में ब्यूरोक्रेसी पर बहुत चर्चाएं हो रही थी, डीसी मंडी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया गया है और सरकार के मंत्रियों ने भी अफसरों पर सवाल उठाए। सवाल तो अफसरों पर आप भी उठाते थे, तो ऐसे में आपको लगता है जो अफसरों के खिलाफ बयानबाजी और कार्रवाई की जा रही है वो सही है? मैं समझता हूँ कि अगर कोई अधिकारी गलत करता है तो कार्रवाई करने के पर्याप्त आपके अधिकार हैं। ये जनसभाओं में बोलना और सारी चीज़ों को लेकर के ये मुझे लगता है कि भाई ये आवश्यक नहीं है। ये अंदर की जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, अंदर का जो आपस में जो कोऑर्डिनेशन इनका तार तार हुआ पड़ा है, उसका एक जो है एक स्वरूप आप देखने को हम सबको देखने को मिल रहा है कि बहुत कुछ जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में ठीक नहीं चल रहा। बहुत कुछ क्या, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और ख़ासतौर से जो मंत्रियों की जो टिप्पणियाँ अधिकारियों के बारे में, उनके बारे में संज्ञान मुख्यमंत्री को लेना चाहिए था। उन सारी चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री को बात करनी चाहिए था। आखिर कोई इस तरह की घटना हुई होगी, मुझे मालूम नहीं, मैंने जानकारी हासिल भी की नहीं किसी से कि मंडी में उस दिन क्या घटना हुई। कहीं डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो पाए होंगे, बाद में आए होंगे, तो ये जानकारी थोड़ा सा डिटेल में लेंगे, उसके बाद ही कुछ टिप्पणी उस पर करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के इस प्रकार से हमको तो गाली रोजाना देते हैं, लेकिन अब भड़ास अफसरों पर भी निकाल रहे हैं। मैं समझता हूँ ये एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। क्या आपको लगता है प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी? नहीं, ये तो पहले दिन से ही नहीं थी। सरकार चल कहाँ रही है, गिर पड़ करके चल रही है। सर की बात करें तो राज्यसभा चुनाव भी है और आप कह रहे हैं कि राजनीतिक स्थिरता है, भाजपा को इस प्रकार की अब सारे दुखों का जिक्र मत करो आप। आप उनको पीड़ा दिए जा रहे हैं लगातार हर बात का जिक्र करके। मैं समझता हूँ इसकी बात बाद में ही करेंगे। राज्यसभा की सीट का चुनाव है, बहुमत कांग्रेस के पास है, लेकिन बहुमत पिछली बार भी था, परिणाम हमारे पक्ष में आया है। अब की बार हम नजर रखे हैं क्या हालात बनेंगे, क्या परिस्थिति बनेंगी, उन सारी चीज़ों को लेकर के जब होगा तब बात करेंगे। देश की आर्थिक स्थिति इसी कांग्रेस सरकार में बिगड़ी है या पहले से खराब? देखिए, आर्थिक स्थिति मैं कह सकता हूँ सही बात है 93 ऑनवर्ड्स, 93 में तक
हिमाचल प्रदेश पर ऋण नहीं था। क्यों जी? 93 के पश्चात लगातार अनावश्यक रूप से लोन, जरूरत के बिना लोन, जरूरत से ज्यादा लोन, ये लेने की परंपरा शुरू हुई और परिणाम स्वरूप फिर जब एक बार दौर शुरू हो गया, संभल नहीं पाए। मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमने भी अपनी सरकार में लोन लिया, लेकिन कोशिश की कम ली। हमने 19,600 करोड़ का ऋण जो है उस वक्त अपनी सरकार के दौरान के अगर सारा मिला करके हम कहें, लेकिन मैं इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि 6,000 की हमारी लिमिट हम छोड़ गए थे ऋण की। हम लेना चाहते तो 6,000 करोड़ रुपए और ले सकते थे अपने कार्यकाल में उस दौरान, लेकिन हमने उस लिमिट को एग्जॉस्ट नहीं किया। और जो वर्तमान सरकार सत्ता में आई उसके बाद उन्होंने शुरुआत की, उन्हें सारी लिमिट्स एग्जॉस्ट कर दिया। एग्जॉस्ट करने के बाद अब लिमिट को बढ़ाने के लिए बार बार आग्रह कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि फैसले लेने का ये समय है और कड़े और बड़े फैसले, सख्त फैसले लेने ही होंगे अल्टीमेटली, अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको हिमाचल प्रदेश में चाहिए। और जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के कारण हम अपनी बात को ऐसे मान करके चल रहे हैं कि वो अधिकार के रूप में, ठीक है, अधिकार के साथ साथ में हमारा कर्तव्य भी होता है। और कर्तव्य में हमने हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को सुधार करने की दृष्टि से क्या कदम उठाए, इन सारी चीज़ों पर भी सरकार की, वर्तमान सरकार की जवाबदेही है। थैंक यू प्लीज, थैंक यू।